हेलो गाइस, दिस इज दीपक फ्रॉम डिसेंट इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम टेंस का बेसिस समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे टेंस क्या है, टेंस कितने होते हैं, टेंस का यूज हम करते क्यों हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। धीरे धीरे करके हम हर एक बिंदु पर विचार करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारी इंग्लिश में दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक जब वह कोई काम करता है, दूसरा जब उसके बारे में कोई बात कही गई होती है। जब वो कोई काम करता है उसे हम डूअर सब्जेक्ट बोलते हैं। जब उसके बारे में कोई बात कही गई होती है तो उसे हम नॉन डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। रमन डांस करता है, तो यहाँ पे डांस कौन करता है? रमन, इसलिए रमन हुआ डूअर सब्जेक्ट। मैंने कहा अमन गाना गाता है, तो गाना कौन गाता है? अमन, इसलिए अमन हुआ डूअर सब्जेक्ट। इसी स्थान पर अगर मैं कहता हूं रमन डांसर है, रमन डांसर है। अब रमन डांस नहीं करता है, रमन डांसर है, इसलिए ये रमन के बारे में जानकारी हुई। और जब किसी के बारे में हम जानकारी देते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन डूअर सब्जेक्ट। अमन सिंगर है, अब अमन गाना नहीं गा रहा है बल्कि हम बता रहे हैं कि अमन सिंगर है, इसलिए अमन हुआ अब नॉन डूअर सब्जेक्ट। तो हमारी इंग्लिश में सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डूअर सब्जेक्ट और नॉन डूअर सब्जेक्ट। डूअर सब्जेक्ट वह होता है जो किसी सेंटेंस में काम करता है। नॉन डूअर सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कही गई होती है। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वह भाग होता है जिस पर कोई काम होता है, या आप ग्रामर की भाषा में समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट वर्ब को एक्सप्लेन करता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे राम रमन को मारता है, तो राम किसको मारता है? रमन को। तो रमन के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए रमन कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। आपको अगर ग्रामर की भाषा में समझना है तो आपको इस एग्जाम्पल देता हूं। रमन खाता है, रमन खाता है। अब रमन क्या खाता है? अब आपको ईट जो वर्ब है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि रमन क्या खाता है। अब आप कहोगे रमन ईट मैंगो। अब रमन ईट मैंगो, तो मैंगोज कहोगे आप, तो मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ही तो हुआ, क्योंकि मैंगोज ने आके ईट को एक्सप्लेन कर दिया। आइए और आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि आई विल किल, आई विल किल। अब मैं मार दूंगा, मैं क्या मार दूंगा? आपको बताना पड़ेगा ना, आई विल किल इंसेक्ट, मैं कीड़े मकोड़ों को मार दूंगा। तो जो कीड़े मकोड़े हुए वो क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो जिस पर काम होता है, और ग्रामर की भाषा में जो वर्ब को एक्सप्लेन कर। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती हैं कि लिखा गया सेंटेंस किस टाइम का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। आइए मैं आपको समझाता हूं। हमारी इंग्लिश में कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती हैं, कुछ ऐसी भी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताती हैं, और दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमें फ्यूचर के टाइम के बारे में बताती हैं। सबसे पहले हम उन वर्बों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती है। इज, आर, एम, डू, डज और हैज, हैव, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, यदि किसी सेंटेंस में है तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में बास, वर्ब, हैड, हैड बीन, इनका उपयोग दिखता है तो आप समझ जाना कि सेंटेंस पास्ट का है। ठीक इसी प्रकार सेल हैव, will have, shall be, will be, shall have been, will have been, shall और will, अगर आपको shall will किसी सेंटेंस में दिखता है तो आप समझ जाना कि सेंटेंस फ्यूचर का है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती हैं कि लिखा गया सेंटेंस इस टाइम का है। इसके बाद हम समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। अच्छा बताइए इसे मुख्य क्रिया क्यों कहा गया? मैं बताता हूँ इसका रीजन आपको। वैसे आपको भी पता होगा कि मुख्य क्रिया तो खाना, पीना, उठना, फेंकना, भागना, दौड़ना, चलना, कूदना, जिसकी लास्ट में ना आ जाता है वह मुख्य क्रिया होती है। ये तो आपको ही पता था, मैं आपको बताता हूँ इसे मुख्य क्रिया ही क्यों कहते हैं।
एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती हैं, बोले तो दो वर्ब, ऐसे खाना उठना फेंकना, ये दो वर्ब है ना, कभी कभी किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती है। जैसे मैंने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इस सेंटेंस में एक वर्ब तो मिलना है, एक है चाहना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है और वर्ब कौन सी है, क्योंकि इस सेंटेंस में तो दो वर्ब आ गई है। तो मैं आपको बताता हूं, मुख्य क्रिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मैं हूं, आई है ना, वो एक उसका मुख्य काम होता है। हर एक सब्जेक्ट का एक मुख्य काम होता है, तो जो मेरा मुख्य काम है वो है चाहना, इसलिए हम बोलते हैं आई वांट। हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मैन वर्ब लगाया, मुख्य क्रिया। हमने मीट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो मुख्य क्रिया है वो हमारी चाहना है, चाहता, वांट, इसलिए हम बोलते हैं आई वांट टू मीट यू। तो आपको समझ आ गया होगा कि मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य काम। जो सेंटेंस में मुख्य काम होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल को कहते हैं समय। तो टेंस कुछ और नहीं बल्कि समय ही है। इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से करूंगा कि टेंस को हम टाइम अर्थात समय ही क्यों कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि टेंस का यूज आखिरकार करा क्यों दिया, क्यों है। देखिए, टेंस का यूज हम कोई एक्शन किस समय पर हुआ ये बताने के लिए करते हैं। मैं अपने शब्दों को दोबारा से रिपीट करता हूं। टेंस का उपयोग हम कोई एक्शन किस समय पर हुआ बताने के लिए करते हैं। देखिए, अब आपको मैं समझाता हूं। इसमें दो शब्दों का मैंने उपयोग करा, एक तो एक्शन, दूसरा टाइम। टाइम तो आपको भी पता है कि टाइम होता क्या है। हमारी इंग्लिश में टाइम को तीन तरीके से डिवाइड करा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब एक्शन क्या होता है, एक्शन को भी हमारी इंग्लिश में चार तरीके से विभाजित करा गया है। एक होता है इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे बताता हूँ एक्शन। इसको एक्शन हम इंडेफिनिट एक्शन को इंडेफिनिट एक्शन ही क्यों कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन को हम कंटिन्यूअस, इनके नामांकन जो करे गए हैं कैसे करे गए होंगे मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। सबसे हम पहले समझते हैं कंटिन्यूअस एक्शन होता क्या है। देखिए, एक्शन मीन्स होता है कार्य होना। कार्य समझते हो आप, जैसे मैंने कहा कि पढ़ाना, तो पढ़ाना भी एक कार्य होगा। तो इसमें जो जो पढ़ाने का कार्य है वो कंटिन्यू कब होगा, पढ़ाने का काम कंटिन्यू तब होगा जब वो ऑनगोइंग प्रोसेस में होगा। ऑनगोइंग प्रोसेस क्या होती है, वो चल रही होती है, बस प्रेजेंट में चल सकती है, पास्ट में चल सकती है और फ्यूचर में चल सकती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो जो पढ़ाने का काम है वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है। ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब वो चल रही है उस टाइम पे। तो जब कोई काम ऑनगोइंग प्रोसेस में है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक इसी प्रकार हम परफेक्ट एक्शन क्या होता है, परफेक्ट एक्शन होता है कंप्लीट एक्शन। जब कोई कार्य, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है, जैसे मूवी देखनी है आपको, अब मूवी देखने का काम आपने कंप्लीट कर लिया, मैंने मूवी देख ली है, तो आपने जो मूवी देखने का काम था वो कंप्लीट कर लिया, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंप्लीट एक्शन। मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने डांस कर लिया है। तो इन सेंटेंस में मैंने जितने भी एक्शन बोले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए हम कंप्लीट एक्शन को बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। इसी प्रकार एक एक्शन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे सर एक ही टेंस में दो दो एक्शन कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपके पास 5 बुक हैं, आप उनको पढ़ रहे हो, आप कहते हो कि मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूं। तो मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास 5 बुक है, पांचों बुकों को आप एक साथ पढ़ रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आप कुछ बुकों को आपने पढ़ दिया होगा, कुछ बुक को आप पढ़ रहे होंगे। तो मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, इसमें ऐसा तो है नहीं कि सुबह से आप एक ही किताब को पढ़ रहे होंगे, आपने कुछ किताबों को पढ़ लिया होगा। तो जिन किताबों को आपने पढ़ लिया है वो कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। बस कुछ किताबों को तो आप अभी भी पढ़ रहे हो, जो अभी भी पढ़ रहे हो वो कौन सा हो रहा है, वो ऑनगोइंग हो रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूअस हो गया। इसलिए जो हो गया वो परफेक्ट, जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इंडेफिनिट एक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है, जो निश्चित होता है। इंडेफिनिट क्या होता है, जो अनिश्चित होता है। ऐसा एक्शन जो निश्चित नहीं होता है कि ऐसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं तो ये निश्चित है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ लिया, ये निश्चित है कि मैंने जो पढ़ने का काम है वो कंप्लीट कर लिया है।
मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें भी ये निश्चित है कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ। बट मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ। भाई कब पढ़ते हो? जब मैं बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, इसमें कोई चीज डिटरमाइन नहीं होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इनडेफिनेट एक्शन। तो आज की वीडियो में हमने सीखा टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने होते हैं। हाँ, हमारा एक पॉइंट रह गया है, टेंस कितने होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछता है टेंस कितने होते हैं, आप उससे पूछिए टेंस में किस बेस पे बताओ। एक तो होता है टाइम के बेस पे। टाइम के बेस पे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन के बेस पे होते हैं 12। सर 12 कैसे हुई? मैंने आपको बताया एक्शन 4 तरीके से डिवाइड करा गया है। अब इसी 4 एक्शन को आप प्रेजेंट में लेके आइए। प्रेजेंट में लेके आओगे तो कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी एक्शन को आप पास्ट में लेके आइए तो कैसे बनेगा? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में चला जाएगा। तो 1 से 4, 2 से 8 और 3 से 12। तो आपसे कोई पूछता है सर एक्शन टेंस कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर आप पहले हमें बताएं कि टेंस हम किस बेस पे बताएं आपको। अगर आप कहते हो कि टाइम के बेस पे तो 3 हुए और एक्शन के बेस पे 12 हुए। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा टेंस कितने होते हैं, टेंस का यूज करते क्यों है, टेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब इससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाऊंगा। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे टेंस एक एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहता हूँ। इस वीडियो में देखा कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने होते हैं, टेंस का यूज हम करते क्यों है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ऐसे ऐसे करके मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप घर पे बैठ के